मैं अपने करियर के हाफ पे पहुंच चुका था, जहां नेम, फेम, पैसा, कंपटीशन जीत चुका हूं। अब लोग यतेंद्र सिंह को जानने लगे हैं। आँख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरी 5 डिस्क स्पाइन की कोलैप्स हो चुकी थी। 30% शरीर पैरालाइज हो चुका था। तो ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूंगा जीवन में। 18 महीने व्हील चेयर पे रहने के बाद, उस बंद कमरे में रहने के बाद, मैं इतना डिप्रेसिंग फेस में चला गया था। डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्सरसाइज करना तो बहुत दूर की बात है, अगर ये अपने पैरों पे दोबारा से चल भी पाया तो भी गनीमत होगी। बट मैंने ये अपने बात दिल को और दिमाग को बोली कि यतेंद्र, 6x6 में बैठने वाला डॉक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि तेरे को जीवन में आगे क्या करना है। बहुत छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। 1, 2, 3, 10, 100, 1000 सेक्रीफाइसेस का एक बंडल आप बनाते हो। उस बंडल को आप भेंट करते हो किसको? यूनिवर्स को, परमात्मा को। साल आ गया 2022, क्योंकि शेर अभी सोया था, शिकार करना नहीं भूला था। आइए मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं। उम्र होगी 9-10 साल। वो हमेशा एक खोया खोया सा रहता था, चुप चुप, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, उदास रहता था। तो ऐसा क्यों था वो तो पता नहीं चल पा रहा था, बट कुछ तो था जो उसको समझ नहीं आ पा रहा था। बट उसके अराउंड में जो लोग उसके साथ व्यवहार करते थे, उसको जज करने के लिए शायद उसकी उम्र बहुत छोटी थी। उम्र बढ़ी, 15 साल 16 साल उम्र हुई, और तब उसको ये समझ में आया कि क्योंकि उसका रंग सांवला है, कद छोटा है और दिखने में वो बहुत दुबला है, तो इसीलिए लोग उसको कालू, छोटू, पतलू इन नामों से पुकारा करते थे। वन फाइन डे वो जिम पहुंच गया और उसने वर्कआउट किया जम के। तो पता नहीं क्यों उसको बहुत अच्छा लगा। मतलब मे बी वैसा उसने कभी पहले से फ़ील नहीं किया था, क्योंकि उस जिम की चारदीवारी ने, उन डंबलों ने, उन मशीन ने उसको जज नहीं किया। वो जैसा भी था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको ये अच्छा लगने लगा और वो रोज़ जिम जाने लगा। और देखते ही देखते वो हिंदुस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडी बिल्डर बन गया, और वही दुबला-पतला लड़का बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन गया, आइडियल बन गया, और वही लड़का आज आपके सामने खड़ा है। मेरा नाम है यतेंद्र सिंह। मैं काफ़ी सारी नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, जिसमें मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 3 बार, 2 बार एशिया चैंपियन बन चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, और उसी के साथ-साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़िटनेस यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसमें 45 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ आप सभी लोगों को सुनाने के लिए, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे सीमित समय मिला है, तो उस सीमित समय में मैं कुछ कहानियाँ हैं जो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आप इंस्पायर हो सकें और हो सकता है ये कहानी आपके काम आ सके। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि अब एक्सरसाइज़ करने का इतना शौक लग चुका था कि मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। एक एथलीट का जन्म हो चुका था। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ी तो समझ में आया, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ जोक। ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और बहुत खर्चा होता है, और स्पेशली खर्चा होता है सप्लीमेंट पे। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1999 की, यानी जब बॉडी बिल्डिंग एक प्रश्न चिन्ह था, क्या होता है बॉडी बिल्डिंग? तो उस समय में सप्लीमेंट के लिए उतने पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। फैमिली सपोर्ट करती थी, मम्मी-पापा बहुत सपोर्ट करते थे, बट ऑफ कोर्स उनकी भी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ अर्निंग थी। तो उस टाइम पे जो मेरे गुरु थे, जो मुझे ट्रेन कर रहे थे, वो उनका कहने अनुसार मुझे 5-6 डब्बे सप्लीमेंट के चाहिए होते थे। 1-2 तो 1-2 खरीदने के लिए तो घर से पैसे मिल जाते थे, बाकी के लिए बहुत शर्म आती थी घर से पैसे माँगने में कि कैसे करूँ? बट ज़रूरत बहुत थी। एक दिन जिम में वर्कआउट कर रहा था तो किसी एक फ्रेंड ने बोला कि यतिंदर, ये 1-2 लोग हैं, इनकी कुछ सप्लीमेंट कंपनी है। मैंने कहा अच्छा। बहुत हिम्मत जुटाई तो उनसे बात की कि सर, मैं एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ और आपकी कंपनी को प्रमोट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, बदले में मुझे 4 डब्बे प्रोटीन के चाहिए होते हैं। आप बिलीव करो, उस टाइम पे एक प्रोटीन का डब्बा आता था ₹300 किलो।
यानी मैं बात कर रहा था 1200 रुपए के सप्लीमेंट उनसे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, जिसके बदले मैं उनको प्रमोट कर दूं। तो एक दिन की मतलब ये बड़ी एक इमोशनल स्टोरी है। तो मैं इसी इमोशन को आगे बढ़ाता हूँ। मैं गुरु तेग बहादुर स्कूल में पढ़ता था, सफ़ेद रंग की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट और वो टाई आज भी मुझे याद है। स्कूल से मैं चला, हिम्मत जुटाई कि यार उसी सप्लीमेंट ब्रांड के ऑफिस में जाता हूँ और उनसे वो बात दोबारा से छेड़ता हूँ। तो मैं गया उनके ऑफिस में, ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, तो कुछ लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे जनरली। 45 मिनट, 1 घंटा, एग्ज़ैक्ट मुझे समय तो नहीं पता, बट हाँ, उतना समय मुझे लगा जब मैं उनके दरवाजे पे खड़ा रहा। लोग अंदर से बाहर निकले, मैंने हिम्मत जुटाई, मैं अंदर गया। मैंने बोला, "सर, मैंने वो उस दिन आपसे जिम में बात की थी ना कि मुझे 4 डब्बे प्रोटीन के फ्री में दे दिया करो।" तो अब ये ऐसा स्टेज है, मैं वो शब्द तो यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पे, पर उन्होंने मुझे बुरी-भली सुनाई और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक कॉम्पिटिशन जीतने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, तुम्हारे जैसे लड़के बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। तो हमारा तुम्हें सप्लीमेंट दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने मुझे धक्के मार के ऑफ़िस से बाहर निकाल दिया। 11वीं कक्षा में था, उम्र होगी 17 साल, सोचो। अब वहाँ से मेरे कदम बढ़े और मैं घर की तरफ बढ़ा, बट जैसे ही एक कदम रखता था, आँसू निकलता था, दूसरा बढ़ाता था तो 2। मैं घर तक पहुँचते-पहुँचते इतना भारी हो चुका था और इतना हेवी हो चुका था कि मैं घर गया, मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया, मम्मी ने पूछा, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ।" बट मैंने एक बात तो समझ ली थी कि अब मुझे कुछ ऐसा बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे किसी के पास माँगने ना जाना पड़े। लोग मेरे पास आएँ और मेरे हुनर की वजह से। उसको यहाँ बिठा लिया दिमाग में और ज़िद बना ली और वो ही ज़िद का आज नतीजा है कि अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड है 2X न्यूट्रिशन के नाम से। बट मेरा एक सवाल है सभी से, प्रश्न चिन्ह, कि ज़िद, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, इनसे काम चल जाएगा? मेबी चल भी जाए, बट मैं बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को लीड किया है। वो स्पोर्ट्स में हो, किसी कंपनी का सीईओ, सीएफओ हो, या फिर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलोगे। मैं बहुत सारे फ़िल्म स्टार से मिला हूँ। तो मिलने के बाद मुझे बहुत अचंभा हुआ। वो अचंभा क्या है? कि वो अचंभा है कि मैंने उनमें एक समान चीज़ पाई, वो थी सैक्रिफाइस। यस, सैक्रिफाइस। तो बेसिकली आप लीडर एक दिन में नहीं बनते हो। आपको हर छोटी-छोटी हर छोटे-छोटे कदम पे जब भी आपने शुरुआत की होगी अपने सफ़र की, बहुत छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेज़ करने पड़ते हैं। 1, 2, 3, 10, 100, 1000 सैक्रिफाइसेज़ का एक बंडल आप बनाते हो, उस बंडल को आप भेंट करते हो किसको? यूनिवर्स को, परमात्मा को, गॉड को, एंड वो उसके बदले आपको क्या देता है? जो आप चाहते हो, जो आपके गोल हैं, जो आपके ड्रीम हैं। तो बेसिकली जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेज़ किए हैं। क्योंकि हम कहानियों से ज़्यादा समझते हैं, तो मैं क्योंकि अब मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सोचो, दिवाली की शाम है, बज चुके हैं 7, ठीक है? बाज़ार में चहल-पहल है, रंग-रौनक, मतलब लोग पटाखे चला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घरवालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिचुएशन दूँ, आप वो सब छोड़ दो, उस पल के लिए, और उसी समय पे आप वो काम करो जो शायद आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करे। वो कुछ भी हो सकता है। आप मुझे मूर्ख बोलोगे कि यार 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा? पहले सेलिब्रेशन कर लेते हैं, फिर काम कर लेते हैं। बट मैं बोलूँगा उन 2 घंटों में भी बहुत कुछ हो जाता है और यही है सैक्रिफाइस। तो ऐसे ही मैं बेसिकली 7 से 9 वर्कआउट करता हूँ। तो दिवाली की शाम मैं अपने घर से जब निकलता था, बाज़ार में रंग-रौनक, चकाचौंध, लाइटें, ये देखता था, देखता अपने जिम पहुँच जाता था, जो था घंटाघर पे। और जब मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ता था, ऊपर जाता था, कोई नहीं होता था जिम में, एंड मैं अपना वर्कआउट शुरू करता था। जिम 2nd फ्लोर पे था, तो बालकनी थी बाहर एक। तो मैं जब बालकनी से नीचे देखता था, तो देखता था यार बड़ी चकाचौंध है। तो मन करता था यार इनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं भी सेलिब्रेट कर लूँ। बट फिर मुड़ के जिम की तरफ जब देखता था, तो मुझे लगता था यार एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं आज ये दिवाली सैक्रिफाइस कर देता हूँ और मैं
वर्कआउट करता हूँ और अपने सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करता हूँ। तो बट ऐसा एक दिवाली नहीं करना, पूरा डिकेड 10 दिवाली आपको सेम चीज़ करनी है, तो सपने साकार क्यों नहीं होंगे? सो लीड योर माइंड से एक और स्टोरी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि अगेन मेरे लिए बहुत इमोशनल है और हो सकता है कि आपके लिए ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं अपने करियर के हाफ पे पहुँच चुका था, जहाँ नेम, फेम, पैसा, कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ, अब लोग यतेंद्र सिंह को जानने लगे हैं। तो दिन सही चल रहे थे, इनफैक्ट अच्छे चल रहे थे। बट वन फाइन डे सेम एज यूजुअल मैं नॉर्मली जिम में गया, वर्कआउट करना शुरू किया। उस समय की बात है कि मैं जब ज़्यादा एक्सपेंसेस कपड़ों पे या किसी चीज़ पे नहीं किया करता था, क्योंकि लिमिटेड पैसे होते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी मेरी जो पुरानी पैंट्स थी, जब वो पुरानी हो जाती थी तो उनमें इलास्टिक डाल के उनका लोअर बना देती थी और एक नॉर्मल से शूज़ होते थे। तो उस दिन मुझे लेग्स ट्रेन करनी थी, तो मैंने वो शूज़ साइड में रख दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ नहीं थे, और नंगे पैर मैंने स्क्वाट मारनी मारनी शुरू कर दी और अप्रॉक्सिमेटली वेट होगा 260 केजी, 260 किलो। 260 किलो वेट था, 1-2 सेट कर चुका था, उसके बाद मेबी शायद वो दिन खराब था। तो उस समय पे क्या होता था, एक हम एडी की ऊँचाई को बढ़ाने के लिए थोड़ी-सी, जिससे कि वो एक शूज़ का इफ़ेक्ट आ जाए, एक लकड़ी की फट्टी एडी के नीचे लगा लेते थे और उस पे खड़े होके जब स्क्वाट कर रहा था, तो वो फट्टी मेरे पैर के नीचे से निकल गई और जब वो निकली, तो मेरा बैलेंस नहीं बन पाया और मैं वेट के साथ धड़ाम नीचे गिर गया और उसके बाद आँख खुली, तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अ, अब आँख खुली, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, घरवाले हैं, तो इससे पहले मैं कुछ समझूं, बट मैं एक बात समझ चुका था कि मेरा राइट पैर और राइट हैंड काम नहीं कर रहा था। फिर पता चला तो मेरी 5 डिस्क स्पाइन की कोलैप्स हो चुकी थी, 30% शरीर पैरालाइज हो चुका था। तो ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूंगा जीवन में, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और जब पढ़ने लिखने का टाइम टाइम था तो डंबल हाथ में संभाल लिए थे, और कुछ करना आता नहीं था, और जो करना चाह रहा था उसने मुझे हॉस्पिटल के बेड पे पटक दिया था। बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब लगता था। 18 महीने व्हीलचेयर पे रहने के बाद, उस बंद कमरे में रहने के बाद, मैं इतना डिप्रेसिंग फेज़ में चला गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज़ में चला गया था और हर दिन ऐसा लगता था कि क्या होगा मेरा? और बहुत बुरा लगता था, बट अपने से ज़्यादा बुरा लगता था अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि बता, म आस-पड़ोस में मेरे पेरेंट्स को हमेशा लोग ताने मारते थे कि ये क्या बच्चे को लगा दिया, वज़न के साथ लड़ना, तो इससे कुछ फ्यूचर नहीं बनता। पढ़ो-लिखो, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, उस टाइम में यही प्रोफ़ेशन होते थे। तो मेरे पेरेंट्स इग्नोर कर देते थे, बट जब उनका लड़का खाट पे, बेड पे लेटा हुआ है, अपाहिज हो चुका है और उसकी मम्मी को उन्हीं का कोई पड़ोस का कह रहा था, देखो, हमने तो पहले ही बोला था कि इस लोहे से एक्सरसाइज़ करने में कुछ नहीं रखा, हो गया ना खराब। तो मुझे लगा कि मतलब उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। तो उनको भी रोता देखता था तो खुद भी रोना आ जाता था। उन 18 महीने दीवारों में रहने के बाद भी बस मैंने एक चीज़, एक सोच थी जो मेरी, उसको कभी मरने नहीं दिया। वो सोच थी कि सेल्फ बिलीव, कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो मैं इससे आगे भी जाऊँगा। एंड मैं हमेशा बस यही प्रे करता था कि किसी भी तरीके से मैं ठीक हो जाऊँ और मैं दोबारा से इस जर्नी को परस्यू करूँ। मैंने बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे। तो इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी और स्टोरी बता देता हूँ। एक बार मैं एक डॉक्टर से मिलने गया केबिन में, 6 बाई 6 का केबिन होगा डॉक्टर का, और मैं वहाँ बैठा। तो मेरी मम्मी बैठी है, मेरी फैमिली के मेंबर बैठे हैं और डॉक्टर साहब ने पता है क्या बोला? डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्सरसाइज़ करना तो बहुत दूर की बात है, अगर ये अपने पैरों पे दोबारा से चल भी पाया, तो भी गनीमत होगी। तो अब ये सुनने के बाद मतलब मुझे कैसा लगा होगा? मैंने कहा चलो कोई नहीं, बट मैंने
ये बात किसी को नहीं बोली, बट मैंने ये अपनी बात दिल को और दिमाग को बोली कि यतेंद्र, 6 बाई 6 में बैठने वाला डॉक्टर ये डिसाइड नहीं करेगा कि तेरे को जीवन में आगे क्या करना है। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया कि स्पाइन की फंक्शनिंग कैसे होती है, और अगर 4-5 स्पाइन की डिस्क डैमेज हो जाएँ, बची हुई से आप क्या कर सकते हो, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत सारे डॉक्टर से बात की, इवन मैंने अब्रॉड भी काफ़ी डॉक्टरों से बात की कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सुपरनैचुरल पावर पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो इस पढ़ने और डॉक्टर से बात करने के साथ-साथ मैं हर दिन भगवान से प्रे करता था कि मैं फिर पहले की तरह कम्पीट करना चाहता हूँ। मैं धीरे-धीरे ठीक होने लगा, और ठीक मतलब उतना तो नहीं हो पाया कि जितना वर्कआउट कर पाऊँ, बट फिर भी चलने-फिरने लगा। एंड देन चलने-फिरने के साथ-साथ मैंने बहुत लाइट वेट से एक्सरसाइज़ करना शुरू किया। बट जिस दिन मैंने बेड पे से खड़े होके चलने-फिरने के बाद वर्कआउट शुरू किया, मुझे लगा कि मैं तो 2 साल 2 साल ना करने की वजह से मेरे सारे मसल लूज़ हो चुके थे, पेट बाहर आ चुका था, और मैं 5-5 किलो के डंबल उठाने में भी स्ट्रगल कर रहा था। बट एनीवे, मैंने कंटिन्यू रखा, और 2010 में मैंने फिर से कमबैक किया, फिर से कॉम्पिटिशन खेला, और मैं मिस्टर इंडिया बना, बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर भी बना। और सभी जूरी मेंबर्स जो जजेस होते हैं, उन्होंने बोला यतेंद्र सिंह की फिजिक जो 2006 में थी, उससे बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन आज 2010 में है। तो मुझे लगा कि इन 4 साल में मुझे इंजरी हुई, बहुत ब्रेकडाउन हुए, उतार-चढ़ाव आए, उसके बाद भी अगर मैं अपना शरीर पहले से भी बेहतर बना सकता हूँ, तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो यहीं से 2 लाइनें मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। कामयाबी का रास्ता पकड़ा है अगर, तो हर दिन एक नया इम्तिहान होगा। पर अपना विश्वास खोने ना दें। परिस्थितियाँ बहुत आएँगी, कदम डगमगाएँगे, आँसू भी आएँगे, पर उनको अपने ऊपर हावी होने ना दें। साल आ गया 2022, तो यानी 2010 से 2022 तक मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते। बहुत सारे लोगों ने मुझे सराहा। मैंने इंडस्ट्री में अच्छे-अच्छे काम करने की कोशिश की। अब 2022 आ चुका है, लोगों का इतना प्रेम देख के, इतना सपोर्ट देख के अब मुझे लगा कि आई नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। लेता ही थोड़ी रहूँगा हमेशा, देना भी है। तो अब कैसे दे सकते हैं? मैंने बेसिकली फ़िटनेस की जर्नी जब से शुरू की थी, मैंने एक बात देखा कि लोगों में फ़िटनेस को लेके जागरूकता तो है, पर कमी है नॉलेज की। तो मुझे लगा कि चलो यहीं से शुरू करते हैं। मुझे भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट जितनी भी थी, तो हम नॉलेज स्प्रेड करना शुरू करते हैं। बट अगेन सवाल था कि कैसे करें? तो यूट्यूब चैनल बना, ये माध्यम कि जहाँ से मैंने नॉलेज शेयर करना शुरू किया। अब सवाल है कि हमारे गाँव कस्बों में आज छोटे-छोटे जिम्स तो हैं, बट वहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं है। तो 2019 में हमने यूट्यूब चैनल बनाया, पहली वीडियो अपलोड की, एंड वो वीडियो ने इतना कमाल दिखाया, वो मिलियंस मिलियंस व्यूज़ आने लगे। तो वहाँ से ये शौक थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब ये भी एक ज़िम्मेदारी बन गई थी कि मुझे हर फ्राइडे शाम को वीडियो बनानी है। लोग वेट कर रहे होंगे किसी नए टॉपिक का, किसी नई नॉलेज का। तो बस ये सिलसिला चलता रहा, और 2021 2021 स्टार्टिंग में मैंने ना कुछ आवाज़ें सुनी लोगों की। कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा 2-4 कमेंट्स में, तो अब तो ये यूट्यूबर बन के रह गया है, इसको बस अब पैसे कमाने से मतलब है, और इसके अंदर का खिलाड़ी मर चुका है, अब इसका रिटायरमेंट की एज आ गई है, बूढ़ा हो चुका है। तो मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगा। मुझे लगा यार, जिस सोसाइटी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ कंट्रीब्यूशन, मतलब उनमें से चंद लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब ये था कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब मैंने अपने एक दिन कमरे में अपने आप को बंद किया, अपने कपड़े रिमूव किए। जब मैंने शीशे में अपने आप को देखा, तो पेट इतना हो चुका था, और सब अगेन मसल थोड़े लूज़ हो गए थे। तो मैंने क लगा कि पूरी सच्चाई तो नहीं है, बट थोड़ी सच्चाई तो है। अब कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए एक नया काम था। हम उसमें एक्सपर्ट नहीं थे, तो हमारा एक-एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय जाता था। उस समय जाने के लिए मैं क्या करता था कि अपने टाइम में से, खिलाड़ी यतिंदर सिंह के टाइम में से कटौती कर लेता था।
डाइट अच्छे से ना लेना, वर्कआउट कभी कभी मिस कर देना, तो ये सब चीज़ें जिसके कारण ऐसा हुआ। बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो सोचा चलो फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शेर अभी सोया था, शिकार करना नहीं भूला था। 2021 के लास्ट क्वार्टर में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फिर से चैंपियन बनना है, और इस बार मुझे किसी और के लिए चैंपियन नहीं बनना था, मुझे अपने लिए चैंपियन बनना था, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहता था, जो लोग ये कहते हैं कि 40 के बाद आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, या फिर एक एज के बाद बेसिकली आप इस प्रोफ़ेशन को परस्यू नहीं कर सकते। मुझे उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना था। तो मैंने तब फिर दोबारा से इसको सीरियस लेना शुरू किया 2021 के एंड से। बट अब सवाल ये था कि बिज़नेसेस भी थे, कंटेंट क्रिएशन भी थी, तो अब इनको भी करना था। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता था बेसिकली। बहुत सारे लोग साथ जुड़ चुके हैं। काम करने का बहुत अब मन भी करता है। तो अब उनके साथ-साथ मुझे खिलाड़ी यतिंदर सिंह के लिए थोड़ा समय निकालना था। समय निकाला, मैंने दोबारा से वर्कआउट पे फ़ोकस किया, बहुत टाइम में पंक्चुअल हो गया, एंड 2022 अगस्त में मैं फिर से एशिया चैंपियन बना, और इस बार अक्रॉस एशिया में मैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस की ट्रॉफी इंडिया लेके आया। इंडिया को प्राउड फील कराया और अपना उस सपने को साकार किया। और बेसिकली जो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट उससे पहले तो बहुत सारे लोग ये बोल चुके थे एज इज जस्ट अ नंबर, बट वो सिर्फ सुना था, वो कभी अपने ऊपर फील करके नहीं देखा। क्योंकि जब मैं एशिया बना तो मेरी उम्र थी 40 साल। तब मुझे लगा अच्छा, जो एज इज जस्ट अ नंबर होता है वो आज फील हो गया कि यस। तो यानी किसी भी काम को करने की, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी उम्र में और कभी से भी शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने अपने जीवन से इतना तो सीखा है कि कोई आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। थाली भी खुद ही खरीदनी है, और उसमें परोसा गया खाने का इंतजाम भी खुद ही करना है, और फिर अपने ही हाथों से खाना है, तभी पेट भरेगा। तो बेसिकली कोई आपके लिए नहीं करेगा, बट किसी भी गोल, किसी भी अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम किसी काम को करने का संकल्प लेते हैं, तो डर आता है, फ़ियर। बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि संकल्प जब ले लिया है तूने, तो डरता है क्यों? गिरेगा, उठेगा, फिर गिरेगा और फिर बढ़ेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। तो इसी के साथ मैं इस टॉक को समाप्त करता हूं, और जिन लोगों ने भी मेरे जीवन में हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं, उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स टू जोश टॉक फॉर दिस टॉक। एंड आई होप ये टॉक सुनने के बाद आप थोड़ा तो मोटिवेटेड हो। थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।